हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल। स्वागत है आप सबका क्लास में। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसको लेकर अक्सर बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है। पीएचडी जो लोग करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं, सोच रहे हैं जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, पीएचडी क्वालिफाई पीएचडी ओनली में, नेट में क्वालिफाई कर लिया, अब हमें अगर पीएचडी के लिए जाना है तो सबसे पहला जो थॉट आता है रिसर्च प्रपोजल। तो आज उसी को लेकर एक सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं और कोशिश करूँगी कि आप लोग की जो डाउट है रिसर्च प्रपोजल से लेकर उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो अगर हम क्लास शुरू करें तो बेसिकली देखा जाए तो जब आप किसी भी तरीके के पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, किसी भी पीएचडी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आपसे सबसे पहले मांगा जाता है प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब ये नहीं आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए आप फ्यूचर में बेसिकली आपकी रिसर्च क्या होगी, रिसर्च क्या आप करोगे, किस तरीके से आप सोच रहे हो कि अगर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा तो आप किस तरीके से एक रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, ये नहीं पूछा जा रहा है। आपको रिसर्च रेडी करके लिए लाने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि रेडी कर लाओ कि अच्छा आप ये रिसर्च करोगे, अच्छा ये कंक्लूजन होगा उसका, अच्छा ये कंक्लूजन है, ये स्टडी लगा, ये डेटा कलेक्ट किया है। ये तो आप अपने पीएचडी के दौरान ही सीखते हो ना कि कैसे रिसर्च करनी है। ठीक है, बट आपके अंदर वो कैलिबर है कि नहीं वो कैलिबर है कि नहीं कि आप एक 5 साल 6 साल जो भी समय लगता है उसमें रिसर्च कर सको, कुछ मीनिंगफुल आप सामने दे सको, थीसिस लिख सको। वो कैलिबर चेक करना चाहते हैं, तो वो कैलिबर चेक करने के लिए आपसे प्रपोजल मांगते हैं। तो प्रपोजल देख के जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हें ये समझ में आता है कि एज अ स्टूडेंट, एज अ कैंडिडेट आपने कितना एफर्ट पुट किया है अपने इस प्रपोजल में। क्या मैम प्रपोजल के बेसिस पर ही इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है, पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन होता है? तो नो, प्रपोजल आपका हो सकता है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन आपने जो प्रेजेंट किया है, आपको जो नॉलेज है उस प्रपोजल के बारे में वो कम है, वो उतनी इफेक्टिव नहीं है, वो इतनी इम्प्रेसिव नहीं है, तो आपका प्रपोजल कितना ही अच्छा हो एक्सेप्ट नहीं होगा, आप इंटरव्यू में एक्सेप्ट नहीं हो, क्योंकि पीएचडी आपको करनी है, आपका कैलिबर चेक किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि जब तक आप किसी का काम पढ़ोगे नहीं तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। तो रिसर्च पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपका होता है। अब क्यों प्रिपेयर करने से पहले क्यों आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आप अपना पर्पस क्लैरिफाई करो कि मुझे ये पेपर की नीड क्या है, क्या आप एक पेपर से देखना चाहते हो, क्या आप मेथड देखना चाहते हो, क्या आप मेथडोलॉजी समझना चाहते हो कि जिस फील्ड में मुझे रिसर्च करनी है उस फील्ड में किस तरीके के मेथड्स आजकल प्रचलन में है, क्योंकि ये भी बहुत मैटर करता है कि आप जो आउटडेटेड मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हो या न्यू मेथड्स का। तो आप क्या मेथडोलॉजी देखना चाहते हो, या आप बैकग्राउंड समझना चाहते हो, या आप देखना चाहते हो कि प्रीवियसली जो इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च हुई है वहाँ से क्या फाइंडिंग मिली है, क्योंकि जब आपको फाइंडिंग्स पता चलती है उसके साथ साथ गैप भी पता चलता है। ठीक है, तो पर्पस क्लैरिफाई करो। असेस करना है क्या प्रायर नॉलेज को, क्या आप ये देखना चाहते हो कि जिस फील्ड पे, मान लो मेरी फील्ड ग्रीन जीडीपी पे है, सॉरी मान लीजिए मेरी रिसर्च ग्रीन जीडीपी पे है, तो क्या मैं देखना चाहती हूँ कि इससे पहले ग्रीन जीडीपी के ऊपर क्या क्या काम किया गया है। ठीक है, क्या क्या है जो मुझे ऑलरेडी किसी के प्रपोजल से पता, किसी के पेपर से पता चल जाएगा, रिसर्च पेपर से पता चल जाएगा। ठीक है, वहां से आपको पता चलता है कि आपको अपने पेपर में क्या एम अचीव करना है। साथ में जाहिर सी बात है, अगर हम टेक्निकल टर्म्स की बात करें, जब आप पेपर पढ़ोगे तो आपने तो लेमैन्स लैंग्वेज में टॉपिक के बारे में समझ लिया, लेकिन जो साइंटिफिक डिक्शनरी है, जो साइंटिफिक वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, जिस साइंस हैं, उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और उनको समझना बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करने से पहले। तो उन वर्ड्स के बारे में समझना, ठीक है, ताकि आप और इम्प्रेसिव लगो जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझो कि एक रिसर्च पेपर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। एक तो आपका टाइटल होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद फिर आपको इंट्रोडक्शन, टॉपिक का इंट्रोडक्शन, किस तरीके का मेथड इस्तेमाल किया गया है ये रिसर्च पेपर में, वो मेथड, उस मेथड के बारे में, वो मेथड कैसे यूज़ किया गया वो, साथ में फिर डिस्कशन
का स्कोप होता है, रिजल्ट्स क्या निकले, फाइंडिंग्स क्या निकली वो बताया जाता है, और लास्ट में कंक्लूजन दिया जाता है और रेफरेंस दिया जाता है। रेफरेंस क्योंकि रिसर्च पेपर है, कहीं ना कहीं से सोर्स पिक किया गया होगा, तो लास्ट में जहाँ से भी आपने सामान, जहाँ से भी जिस भी सोर्स से आपने अपने पेपर में कुछ भी यूज़ किया है उसको साइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो प्लैग आ जाता है। ओके, मेरी सॉरी नहीं तो प्लैगियरिज्म आपको देखने को मिलता है। तो इससे बचने के लिए आप साइटेशन देते हो, रेफरेंसेस देते हो। तो इससे क्या होता है, आपको ये भी पता चल जाता है कि आप जिस फील्ड में स्टडी कर रहे हो उसमें किस टाइप की रेफरेंसेस चलती है। क्या एपीए चलता है, क्या एमएलए चलता है, या शिकागो चलता है, ठीक है, ये भी आपको साथ के साथ पता चलता है। ठीक है, तो ये सब आपको एक रिसर्च पेपर में बेसिकली ये 4 चीज़ें, अगर हम ब्रॉड कैटेगरी देखें तो ये चारों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब आपको कैसे पढ़ना है, तो आपको एक पेपर के लिए 3 स्टेप रखने हैं। सबसे पहले तो आप एक क्विक स्कैन करोगे। क्विक स्कैन का मतलब है, अगर मान लीजिए 8 से 10 पेजेस का एक रिसर्च पेपर है, मान लेते हैं, इस बहुत लेंदी पेपर नहीं होता है, जनरली 10 से 15 पेजेस का एक पेपर होता है, मान लेते हैं 10 पेजेस का एक पेपर है, तो एक क्विक स्कैन मैं करूँगी। ठीक है, लेट्स से 15 से 20 मिनट में क्विक स्कैन किया। ठीक है, फिगर्स देखी, ब्रॉडली देखा, जो ब्रॉड चीज़ें थी वो मेरी नज़र में आएंगी, तो एक क्विक स्कैन किया। उसके बाद जो सेकेंड टाइम मैं पढ़ूंगी तो डिटेल में, सेकेंड टाइम डिटेल में क्या पढ़ना है, जो फिगर्स, जो टेबल, जो मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मेथडोलॉजी क्या इस्तेमाल की गई है और रिजल्ट क्या निकला है, ये सब आपको करना है। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट करना है। ओके, सबसे ज़्यादा टाइम। उसके बाद जब आपने कर लिया तो आप भी तो कुछ लिख रहे हैं ना, आप भी तो कुछ इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। ओके, आप भी तो कुछ लिख रहे होंगे, वो जो आप लिख रहे हो इसी के बाद आपको पता चलेगा। साथ में फिर उसके बाद अगर आपको ज़रूरत लगती है तो एक बार आप और उसमें डीप डाइव कर सकते हो, क्योंकि जब आप एक ही पेपर को 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, ये कभी भी सोच के समझ के कोई भी रिसर्च पेपर जब आप पढ़ने बैठते हो तो ये मत समझ के बैठ जाना अपने दिमाग में कि आप एक बार पढ़ोगे और आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप 2-3 बार जब एक ही पेपर को पढ़ोगे ना तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ये रिसर्च पेपर जो लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है। ओके, एक बार में सब कुछ समझ में आ जाए ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप कंटिन्यूसली से पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ ध्यान से पढ़ेंगे, पर्पसफुली पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, पर्पसफुली पढ़ेंगे, देन यू विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग। जब आप धीरे धीरे समझने लगेंगे तो इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा। शुरू में तो बोरिंग लग सकता है, ठीक है, जैसे मैंने भी शुरू किया था पढ़ना तो बहुत बोरिंग लगता था, क्योंकि मतलब सिर्फ रीड करना है, कोई ऐसी कहानी भी नहीं है, फैक्ट्स है, फिगर्स है, बहुत बोरिंग लगता था पढ़ने में। बट जब आप मेथोडोलॉजी पढ़ते हो ना तो वो आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। ठीक है, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन आपको इंटरेस्टिंग लग सकती है, और जब आप समझने लगते हो ना तो इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कौन कौन से पोर्शन पढ़ने हैं, आपको हमेशा एक रिसर्च पेपर में उसकी समरी पढ़नी है। ठीक है, और मेथड्स पढ़ने हैं। ठीक है, मेथड, समरी, कंक्लूजन क्या निकला है, इंट्रो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बाकी की 3 चीज़ें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ ये 3 चीज़ें भी पढ़ ली ना तो आप समझिए आपने पूरा पेपर पढ़ लिया। ठीक है, अगर आप पूरा पेपर नहीं भी पढ़ सकते हैं, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, विच इज़ अंडरस्टूड, कि पूरा पेपर नहीं मैम पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ेंगे इतने बड़े पेपर्स, तो उस केस में आप समरी पढ़ लो, आप मेथडोलॉजी पढ़ लो और आप कंक्लूजन पढ़ लो। अगर आप ये भी पढ़ लोगे ना और आप उसको लिखो भी, ये नहीं पढ़ के अपने दिमाग में आप कितना स्टोर करके रख सकते हो, आपको एक एक्सेल भी रेडी करना चाहिए। ठीक है, एक एक्सेल शीट रेडी करिए जिसमें आप लिख रहे हो। ठीक है, अलग अलग कॉलम्स बना लो, एक्सेल शीट में कॉलम्स ऐड करो कि ये कौन सा पेपर, आपका मेन टॉपिक क्या है, और आप उस टॉपिक से, जाहिर सी बात है उसी टॉपिक से रिलेटेड आप पेपर पढ़ोगे। तो मान लो मेरा टॉपिक है कि ग्रीन जीडीपी है, तो मैं सारे पेपर ग्रीन जीडीपी से रिलेटेड पढ़ूंगी। तो वो कौन सा पेपर है, मतलब उसका टाइटल क्या है, पेपर की जगह टाइटल क्या था, जो पेपर मैंने पढ़ा उसका टाइटल क्या था, वो किस ईयर में पब्लिश हुआ था। लेटेस्ट वाले पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है रादर देन पुराने। पेपर पब्लिश कब हुआ था,
मैंने वो जो पेपर पिक किया है वो किस वेबसाइट से पिक किया है। ठीक है, मैं और यहाँ थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप टाइटल लिखिए, जो मैंने किया है मैं आपको उसी से रिलेट करके बता रही हूँ, सो दैट आप ज़्यादा रिलेट कर सको। टाइटल लिखो, जिस ईयर में पब्लिश हुआ है वो ईयर लिखो, आपने जिस वेबसाइट से, जिस भी सोर्स से आपने वो पेपर एक्सट्रैक्ट किया था उसका यहाँ पर लिंक ज़रूर दो। अगर मान लीजिए किसी वेबसाइट से आपको मिला था, अगर हार्ड कॉपी मान लीजिए आप लाइब्रेरी से नहीं लाए हैं, हो सकता है लाइब्रेरी में भी आपको रिसर्च पेपर मिल जाते हैं कि आप लाइब्रेरी गए, वहाँ आप रिसर्च पेपर ढूंढ रहे हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ तो आप लिंक नहीं दे सकते हो, तो उस केस में आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप लिख सकते हो कि आई हैव दी हार्ड कॉपी। ठीक है, नहीं आप ज़्यादातर केसेस में हम ऑनलाइन ही लेते हैं, तो लिंक ज़रूर ऐड कर दो, क्योंकि कल को आपको ढूंढना पड़े वापस से वो पेपर, तो डायरेक्टली आप लिंक पे क्लिक करके लैंड कर सको उस पेज पे। तो वेबसाइट का लिंक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आप चाहो तो वहाँ किस तरीके की साइटेशन यूज़ की गई थी वो भी लिख लो, ताकि आपको पता चल जाए, जब आप बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ लोगे तो आपको दिखेगा कि कौन से साइटेशन ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। साथ में मेथडोलॉजी लिख लो कि हर पेपर में मेन कौन सा मेथड इस्तेमाल किया गया था, और लास्ट में आपका टेक अवे लिखो। एक तो लिखो उसकी फाइंडिंग्स, एक लिखो उस पेपर की क्या फाइंडिंग्स थी, और एक आपने क्या समझा उस पेपर से। इस तरीके से अगर आप एक एक्सेल शीट मेंटेन करोगे ना, और हर पेपर पढ़ने के बाद अगर आप ये फिल करते रहोगे, तो ट्रस्ट मी आपको एक तो ग्रोथ पता चलेगी, आपको पता चलेगा कि आप ग्रो कर रहे हो। ठीक है, आप एक स्टेप क्लोजर हो अपने प्रपोजल को बनाने की तरफ और पीएचडी में एडमिशन लेने की तरफ। एक तो ये आपको लगेगा, दूसरा आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि कल को आपको यही करना है। अगर आपका पीएचडी एडमिशन हो जाता है तो आने वाले 4 से 5 साल आप यही करने वाले हो, तो वाई नॉट स्टार्ट अर्ली। ओके, जितना जल्दी आप इंटरेस्ट डेवलप करोगे उतना अच्छा आपके लिए हो जाएगा। तो ये करके एक तो आप ट्रैक भी कर सकते हो ना, आप ट्रैक कर सकते हो कि आपने क्या पढ़ा और क्या समझा, ये आप ट्रैक कर सकते हो। कोशिश करो कम से कम हफ्ते में एक पेपर पढ़ने की, नहीं ज़्यादा तो कम से कम एक पेपर हफ्ते में आप ज़रूर पढ़ो। ठीक है, और वही अगर आप मान लीजिए सॉफ्ट कॉपी से, जैसे मुझे सॉफ्ट कॉपी से नहीं हार्ड कॉपी से ज़्यादा पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो मैं जो भी मुझे ऑनलाइन भी अगर पेपर मिलता है तो मैं उसे प्रिंट करा लेती हूँ, और प्रिंट करके फिर मैं उसे पढ़ती हूँ। ठीक है, बिकॉज एक तो डिस्ट्रैक्शन मुझे कम फील होता है, और पढ़ने में पता चलता है कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ। ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं और मुझे फील नहीं होता है कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ, स्क्रीन छोटा होता है तो सिर्फ हार्ड फॉर्म ही। तो डिपेंड करता है आपको क्या करना है, आप चाहो तो फ़ोन से, टैब से, लैपटॉप से भी पढ़ सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ हार्ड कॉपी प्रिंट करा के पढ़ना, तो मैं उसी तरीके से पढ़ती हूँ। उस केस में क्या होता है, मेरे लिए और ईजी हो जाता है, मैं मार्क करते हुए भी चलती हूँ। तो आप भी कर सकते हो, आप एनोटेट कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो, और गैप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जो क्वेश्चन, क्योंकि आप जब कंक्लूजन पढ़ोगे, इंट्रो पढ़ोगे, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि यहाँ गैप क्या है, अभी क्या ये कौन सी चीज़ थी जो ये वाला पेपर नहीं ढूंढ पाया, ये रिसर्चर नहीं ढूंढ पाया, तो आपको गैप्स के बारे में भी पता चलता है। ओके, तो ये एक तो ये भी देखना, जब भी आप पेपर पढ़ते हो तो वो देखना कि कितने लोगों द्वारा साइटेड है। ठीक है, ये ज़रूर पढ़ना। देखो रैंडमली बस कोई पेपर पिक करके पढ़ना मत शुरू करो, साइटेशन देखो, जिस पेपर को ज़्यादा साइटेशन मिली है ना वो ज़्यादा भरोसेमंद है, तो आप उसी पेपर को पढ़ो। ठीक है, जिसको कम साइटेशन मिली है, हो सकता है पेपर अच्छा हो, लोगों ने ज़्यादा साइट नहीं किया हो, बट शुरुआत में आप ऐसे ही पेपर पढ़ो जिसको ज़्यादा लोगों ने साइट किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपने जो पढ़ा उसको अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से ट्रांसलेट कीजिए और गैप्स को फाइंड करने की कोशिश कीजिए। शुरू में नहीं मिलेगा, ये भी याद रखना कि आप, ऐसा नहीं है कि पहला पेपर पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पर गैप है, चलो मैं यहाँ रिसर्च करूँगा या करूँगी। नहीं, आप कम से कम 10 से 15 पेपर पढ़ने के बाद जाकर कहीं डेवलप करना शुरू कर पाओगे कि गैप क्या है। ठीक है, ट्रस्ट मी, आपको पहले पेपर, दूसरे, तीसरे पेपर से कुछ शायद समझ में ना आए। हो सकता है आप सिर्फ अपना आपको लगेगा अरे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ट्रस्ट मी, जब 10-15 पेपर आप पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आएगा दैट यू आर गोइंग समवेयर, ये पेपर आपको कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये सब फ़ायदा है। अब ये पेपर पढ़े कहाँ, ठीक है मैम समझ गई पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इतने पेपर पढ़ेंगे तभी जाके समझ में आएगा, लेकिन ये पेपर कहाँ से पढ़े? तो सबसे सदाबहार आपका है गूगल स्कॉलर, ठीक है, रिसर्च गेट, सिमेंटिक स्कॉलर, कनेक्टेड पेपर्स, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। ये क्यों मैं बोल रही हूँ अच्छा है, जब आप एक टॉपिक डाल देते हो ना, क्योंकि सब में ही आप कीवर्ड्स डालो। मुझे पर्सनली कनेक्टेड पेपर्स और रिसर्च गेट बहुत पसंद है, मैंने यहाँ से मुझे ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है। क्यों? सबसे पहले तो कीवर्ड, सब में ही कीवर्ड डाल के वैसे चलता है, लेकिन कनेक्टेड पेपर की खास बात क्या है कि वहाँ पे आपको और भी पेपर्स मिल जाते हैं। नहीं, जब मैंने एक ही कीवर्ड डाला, लेट्स से ग्रीन जीडीपी, तो मेरे पास एक पेपर तो खुल गया, साथ में और भी बहुत सारे पेपर जो उसी पर्टिकुलर पेपर से रिलेटेड होंगे, कनेक्टेड होंगे इन अ वे, वो मुझे मिल जाएंगे। यानी मुझे बार बार कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मुझे एक ही बार में, जब मैंने एक पेपर खोला उससे दूसरा कनेक्टेड पेपर, फिर वो खोलूंगी तो उससे तीसरा कनेक्टेड पेपर, मतलब मुझे सारे पेपर्स मिल जाते हैं जो आपस में किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हैं। और फिर जो लेटेस्ट वाले हैं उन्हें आप पढ़ते रहो, जो लेटेस्ट है उन्हें आप पढ़ो। तो है, ये मेरा पर्सनल है, जब आप यूज़ करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। शुरुआत आप, मैं कहूँगी गूगल स्कॉलर से ही करो, ठीक है, धीरे धीरे वहाँ से फिर बाकी ऐप्स पे आप जाओ, बाकी वेबसाइट्स पे जाओ। रिसर्च गेट पे भी आप जा सकते हो, कुछ पेड कुछ फ्री कंटेंट है, तो जो फ्री है उसी को पढ़ो, पेड पे अभी मत जाओ। सिमेंटिक स्कॉलर है ऐसे ही, साथ में आपका शोध गंगा, ठीक है, यहाँ से भी आप पेपर उठा सकते हो, ठीक है। और लेटेस्ट वाले कोशिश करो, जो लेटेस्ट पेपर है और ज़्यादा साइटेशन जिन्हें मिली है उन्हीं पेपर्स को आप पढ़ो, ठीक है। बहुत सारे AI टूल्स भी हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो आपको पूरा पेपर नहीं हो रहा है पढ़ने में, तो आप AI टूल्स का इस्तेमाल करके उन्हें समराइज कर सकते हो। बहुत सारे AI टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं समराइज करने में, जैसे आपका परप्लेक्सिटी है, जैसे आपका चैट PDF है, चैट डॉक है, चैट GPT का बेसिकली यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इलिसिट है, तो ये और भी बहुत सारे, एक दो नहीं कई सारे ऐसे AI टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप एक पेपर को समराइज कर सकते हो। रिसर्च रैबिट भी है, वहाँ पे भी शायद किया जाता है, बाकी एक बार चेक कर लेना। और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप एक पेपर को उस पर अपलोड करो, उसकी समरी बना के वो आपको दे देगा, समरी बना के दे देगा, यानी आप सिर्फ वो समरी पढ़ लो, दैट विल बी इनफ फॉर यू शुरुआत में। उसके बाद जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगे तो आप फुल फ्लेज रिसर्च पेपर खुद से पढ़ना शुरू करो। तो ये शुरू करो, इसी तरीके से एक रिसर्च पेपर पढ़ा जाता है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको पूरा पेपर नहीं पढ़ना है, डोंट गो फॉर दैट कि पूरा पेपर पढ़ने बैठ गए हैं, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो उसकी समरी, ठीक है, और या हम कहें इंट्रो पढ़ लो, सबसे पहले उसका इंट्रो पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद उसमें मेथडोलॉजी ज़रूर पढ़ो, मेथडोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में भी ना आपसे मेथडोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अच्छा आपने तो यहाँ पर बोल रखा है कि हम एक्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे, अब बताइए एक्स मेथड क्या है, ठीक है। जैसे एक्स, जैसे मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया था और मैंने अपने पेपर में लिखा था कि मैं थीमेटिक एनालिसिस करूँगी, थीमेटिक एनालिसिस करूँगी। मैंने पेपर में लिखा था कि क्वालिटेटिव होगी मेरी रिसर्च, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, तो मैं क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए ना थीमेटिक एनालिसिस करूँगी। अब उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि बताइए थीमेटिक एनालिसिस क्या होता है, किसने दिया था, क्या इसका प्रोसेस होता है, कितने स्टेप्स हैं और स्टेप बताइए इसके क्या क्या है। बस, तो मैं पढ़ के गई थी क्योंकि मुझे पता था कि मेथडोलॉजी से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो उस केस में क्या है, आपको मैं अपने एक्सपीरियंस ये बता रही हूँ कि मेथडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप मेथड कौन सा इस्तेमाल करोगे। साथ में समरी क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये सब आप पढ़ लो तो आपको पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी जब आप पेपर पढ़ना शुरू करोगे तो आपका खुद का तरीका भी पता आपको चल जाएगा कि कौन सी चीज़ है जो आपके लिए सूटेबल है, ओके। उसके बाद देखो, पेपर पढ़ना स्किल है, ठीक है, सब बहुत आपको समय लग सकता है, शायद प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, पेशेंस की ज़रूरत है,
सबसे ज़्यादा आपको पेशेंस की ज़रूरत है, तभी आप एक रिसर्च पेपर पढ़ के और उस बेसिस पर गैप फाइंड करके रिसर्च प्रपोजल बना पाओगे, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज आपके लिए जर्नी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो हैबिचुअल हो जाइए रीडिंग के लिए, रीडिंग के लिए हैबिचुअल हो जाओ, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप रीड करोगे किसी और के काम को, उतना ही आपको हेल्प मिलेगा ताकि आप अपने काम को और ज़्यादा रिफाइन कर सको, ठीक है। और बाकी हर इंटरव्यू के साथ, आपकी हर पीएचडी इंटरव्यू के साथ आपका जो प्रपोजल है और ज़्यादा रिफाइन होता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी कोई मौका मिले इंटरव्यू देने का पीएचडी से रिलेटेड, नेवर लूज इट, नेवर लूज इट, ठीक है। चाहे आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना है या नहीं जाना है, शायद आपका टारगेट कुछ और है, बट नेवर लूज ऑन एनी इंटरव्यू, ओके। चलिए, तो बाकी पेपर पढ़ने से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आपके डाउट को ज़रूर केटर किया जाएगा। बाकी हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो, ये सारी गाइडेंस आपको मिलेगी JRF अड्डा 2.0 में। JRF अड्डा का बैच है प्रीमियम 2.0, जिसमें ऑलरेडी एक्सपर्ट्स जो पीएचडी कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है, जिनके पेपर छपे भी हैं, रिसर्च पेपर्स छपे भी हैं अच्छे अच्छे जर्नल्स में, उनके द्वारा आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी कि कैसे प्रपोजल बनाया जाता है, कैसे टॉपिक चूज़ किया जाता है, कैसे पेपर पढ़ा जाता है, ये सारे आपको गाइडेंस मिलेगा JRF अड्डा के प्रीमियम 2.0 बैच में। तो ज़रूर अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बैच को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है क्योंकि आपका 20% का ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो आप इस कोड का इस्तेमाल करके 20% ऑफ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, क्योंकि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपडेट रहना, ओके। तो अपडेट रखने के लिए हम आपको हमेशा कोशिश करते हैं कि जैसे ही कोई चीज़ आए हम आपके साथ कन्वे करें, आपके साथ कम्युनिकेट करें। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की अपडेट्स के लिए। बाकी पेपर पढ़ने में क्या तकलीफ आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हो, या किस तरीके से आपको पढ़ना है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है तो मुझे बताना, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइज। अगर हेल्पफुल है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट एवरीबडी कैन फाइंड इट हेल्पफुल, ओके। शेयर ज़रूर करिएगा उन लोगों के साथ जो पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो हैप्पी पीएचडी, हैप्पी रीडिंग, ओके। चलिए, मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बने रहिए कॉमर्स स्पॉटलाइट के साथ, एंड बाय बाय, थैंक यू।